हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जर्नली बच्चों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। होती क्यों है? क्योंकि जर्नल का कंसेप्ट है। तो आज हम आपके लिए इस टॉपिक में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, और एक दूसरी वीडियो में मैं आपको पूरा जर्नल का कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि हमारे पास होता है एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, बहुत पहले से चल रहा है, 1881 से चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इसमें है क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये जितने भी पेपर से रिलेटेड वर्क होते हैं, जैसे कि चेक, बिल, हुंडी, नाम सुना होगा आपने कभी हुंडी, तो ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पार्ट है। तो जहां पर वो मेन गवर्नमेंट की करेंसी के अलावा जो बाकी करेंसीज जो यूज हो रही हैं, जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में लोन लेने के लिए, गुड्स सेल परचेज करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन यूज हो रहा है, उसमें लगता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो उसी में होता है हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब एक कागज है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट जो रिटन में है। किसमें है? रिटन में लिखा हुआ होगा, ऑरली नहीं कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, नहीं। दिस इज द प्रूफ कि आप जब गुड्स को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो सेलर के पास एक बहुत ही परफेक्ट प्रूफ होता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है इन रिटन, रिटन में है, जिसमें कंडीशनल यानी कि कंटेन है अनकंडीशनल, कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल, कंटेन एंड अनकंडीशनल, और ऑर्डर दिया जाता है, अनकंडीशनल ऑर्डर। और जिसको साइन कौन कर रहा है? साइंड बाय द रिसीवर, यानी कि जिसने गुड्स को परचेज किया है, जिसने गुड्स खरीदा है, जो कह रहा है कि इन फ्यूचर में आपको पेमेंट करूंगा, वो उस पर हमें साइन यानी एक्सेप्ट करके देता है। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया? हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन में है, जिसमें हम एक अनकंडीशनल ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जिसको साइन कर रहा है, मेकर भी कर रहा है जिसने बनाया है, और वो भी कर रहा है जिसने इसको एक्सेप्ट किया है। तो पूरी तरह से फुल साइन है, और ये सेफ अमाउंट है। इस अमाउंट को, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अप्लाई होता है, इस पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सख्त है कि इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा पार्टी को। वो नहीं करती है तो उसके खिलाफ अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, नोटिंग करा सकते हैं। तो इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास ट्रेड बिल, ध्यान से देखना, एक होता है ट्रेड बिल जिसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। एक होता है हमारे पास एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल बिजनेस में यूज होता है। आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई पैसा उधार ले रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए होते हैं एकोमोडेशन बिल। और एकोमोडेशन बिल होते हैं हेल्प के लिए। एकोमोडेशन बिल आर यूज फॉर द हेल्प। देखिए, जैसे कि सिस्टम समझिए, दो लोग हैं, दो बिजनेसमैन हैं, दे रिक्वायर्ड कि भाई मैं कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, दोनों को, समझ रहे ना मेरी बात कर रही है। अब दोनों म्यूचुअल हेल्प के लिए, पैसा है नहीं, लेकिन आपको एक खास बात बताऊं कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये बैंक से कैश हो जाता है, बैंक से डिस्काउंटेड हो जाता है, डिस्काउंटेड ऑफ बिल, यानी कि बैंक इस बिल पर हमें जो उसकी मेन अमाउंट है उस पर कुछ डिस्काउंट काटकर, इंटरेस्ट काटकर हमें पैसे दे देता है, और उस पैसे को दोनों लोग बांटकर हेल्प कर सकते हैं अपनी एक दूसरे की। एंड देन जब उसका मैच्योरिटी टाइम आएगा, 3 मंथ 6 मंथ, तो उसका पेमेंट कर देंगे मिलकर। तो उससे क्या हुआ? जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वो मेरी पूरी हो जाती है एकोमोडेशन बिल में। और हम पढ़ रहे हैं अब ट्रेड बिल। सिस्टम सब में सेम है वैसे, है ना, उसमें केवल हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू है, और यहां पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है बिजनेस का। बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो उधार बेचना है, और उधार बेचना है तो सेफ्टी, सेफ्टी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। क्लियर है बेटा? तो इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं, क्या क्या यूज होना है, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो इसमें मेन हुई दो पार्टी, एक हुआ ड्रॉयर, एक हुई ड्रॉई। ड्रॉअर एंड ड्रॉई। ड्रॉअर जो व्यक्ति है, ये राइटर है, राइटर ऑफ द बिल। ये वो व्यक्ति है जिसने उधार बेचा है या उधार पैसे दिए हुए हैं दूसरे व्यक्ति को, ड्रॉई को। यानी ड्रॉई वो पर्सन है जिसने उधार लिया हुआ है या गुड्स को परचेज किया है।
अब गुड्स खरीदा है, पैसे देने हैं, पैसे आज दे नहीं रहे हैं, फ्यूचर में देंगे। तो ड्रॉयर ने गुड्स को सेल किया है, यानी कि ड्रॉयर है हमारा सेलर, ड्रॉई है परचेजर। कंफ्यूज तो नहीं है ना? ड्रॉयर यानी सेलर, ड्रॉई यानी परचेजर। तो ड्रॉयर जिसने उधार दिया है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक बीआर, बिल्स रिसीवेबल को लिखेगा, राइट करेगा और उस पर साइन करके वो भेज देगा परचेजर को, जिस पर परचेजर उसे एक्सेप्ट करेगा और हमें लौटा देगा और एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज तैयार हो गया। तो ड्रॉयर और ड्रॉई। और तीसरा है पेई। पेई मतलब पे किसे करना, किसको मिलना है ये पैसा। पेई यानी पैसा किसको मिलना है, पे करने वाला तो ड्रॉई, भाई ड्रॉई ने खरीदा है तो पैसा पेई, तो पेई में भी ड्रॉयर। पेई क्या हो सकता है, ड्रॉयर, भाई ड्रॉयर को ही मिलना चाहिए पैसा, बनी ड्रॉयर को मिलना चाहिए पैसा। किसको मिल रहा है पैसा, ड्रॉयर को। तो ये पेई वो पर्सन है जिसे इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा मिलने वाला है। मैंने कहा ना कि जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसमें अनकंडीशनल है, कि जरूरी नहीं है कि यही पैसा ले, कोई थर्ड पार्टी भी इस पैसे को रिसीव कर सकती है, तो थर्ड पार्टी पे ही हो सकती है ना। तो मैं कंडीशन समझा रहा हूं आपको। एक है टर्म ऑफ बिल, बिल की टर्म, और एक है ड्यू डेट। टर्म ऑफ बिल यानी कि अवधि, यानी कितना समय, 2 महीने, 3 महीने, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, डेज, नंबर ऑफ डेज और या मंथ, जो भी आप कह रहे हैं। टर्म्स ऑफ बिल यानी कितने समय के लिए ये उधार है, कितने टाइम के बाद ये पेमेंट होगा। अब जब टाइम क्लियर नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे, टाइम तो क्लियर होना चाहिए ना। तो ड्रॉयर ने मेंशन किया हुआ है ड्रॉई से कवर करके कि कितने टाइम बाद इसका पेमेंट होगा। तो टर्म ऑफ बिल 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, जो भी उस पर मेंशन है। एंड देन ड्यू डेट। अगर हमने कहा 3 मंथ ड्यू डेट है, 3 मंथ बाद पेमेंट होना है, सॉरी 3 मंथ बाद पेमेंट होना है, तो 3 मंथ बाद क्या होगी, ड्यू डेट। अगर आपने आज जनवरी में बिल लिखा है तो जनवरी के बाद 3 महीने, भाई जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, 3 महीने हो गए, अप्रैल को मिल जाएगा पेमेंट। तो 1 अप्रैल ड्यू डेट हो गई। 1 अप्रैल क्या हो गई, ड्यू डेट। तो फर्स्ट मतलब जो ड्यू डेट है वो डेट है जिस डेट पर इसकी पेमेंट ड्यू हो रही है। 3 मंथ तो 3 मंथ बाद, यानी आज जिस समय बिल लिखा गया है, एक्सेप्ट किया गया है, उसके 3 मंथ बाद हमारी ड्यू डेट आएगी। अब है मैच्योरिटी डेट। अब मैच्योरिटी डेट को समझने से पहले आपको इसके अंदर समझना होगा डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस, इसको समझना होगा, डेज ऑफ ग्रेस। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है इसमें एक 3 डेज का कंसेप्ट है, डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि 3 दिन की और छूट है। यानी कि ड्यू डेट के बाद आपको 3 डेज ऑफ ग्रेस उसमें और जोड़ने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के बाद 3 महीने 1 अप्रैल, लेकिन 1 अप्रैल के बाद उसमें 3 डेज और जुड़ेंगे, यानी डेज ऑफ ग्रेस हमेशा 3 होंगे। 3 मंथ है, इसका मतलब 3 नहीं हो गया, 3 डेज। 3 डेज क्या है, डेज ऑफ ग्रेस। चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 5 महीने का हो, डेज ऑफ ग्रेस 3 होंगे। यानी कि हमारी जो ड्यू डेट है अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं डेज ऑफ ग्रेस तो निकल कर आती है मैच्योरिटी डेट, यानी जिस पर पेमेंट होना है। क्लियर हो गया, पेमेंट होना है। अब इसमें समझिए कि इसमें है डेज ऑफ ग्रेस का जो कंसेप्ट है, यदि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड लिखा है, क्या लिखा है, ऑन डिमांड, तो डेज ऑफ ग्रेस का यूज नहीं होगा। एट साइट, बिल एट साइट, तब भी डेज ऑफ ग्रेस काउंट नहीं होंगे। ड्यू डेट ही डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। क्लियर, ऑन डिमांड और एट साइट में। इसके अलावा पॉइंट आता है पब्लिक हॉलीडे। कौन कौन सा आता है, ये क्लियर हुआ हमारा, ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं पब्लिक हॉलीडे। पब्लिक हॉलीडे क्या है, संडे है, कोई दीपावली है, दशहरा है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, मतलब कुछ ऐसी डेट जिसमें कि बंद रहेगा। 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो पब्लिक हॉलीडे, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं अगर वो डेज आते हैं तो फिर पेमेंट कब होगा। मान लो कि हमने 3 डेज जोड़ दिया, 3 डेज के बाद डेज निकलती है 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को तो संडे है, 4 अप्रैल क्या है, संडे है। तो एक दिन पहले क्या, सैटरडे। तो इसकी जो ड्यू डेट होगी, मैच्योरिटी डेट होगी, फिर वो एक दिन पहले यानी कि
2 अप्रैल होगी, माने 1 अप्रैल में 3 जरूरत है, 4 अप्रैल थी ना, तो 3 अप्रैल होगी। तो पब्लिक हॉलीडे होने पर जिस दिन का डे है उससे एक दिन पहले, प्रीसीडिंग डे, डे बिफोर मैच्योरिटी, यानी जिस डेट पर पेमेंट होना है उससे जस्ट पहले दिन पेमेंट होगा। पब्लिक हॉलीडे समझ में आ गया मुझे। तो ये हमारे जो पॉइंट थे कि भाई पब्लिक हॉलीडे, एट साइट, एट डिमांड, ये यहां तक के जो पॉइंट्स हैं मैच्योरिटी डेट तक के, ये वो हैं जब हमारे पास टाइम से बिल का पेमेंट होता है। यानी कि राइटर ने बिल को लिखा, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, बिल का पेमेंट होने लगा, बात खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है जब बिल का टाइम से पेमेंट नहीं होता, तो हम उससे कहते हैं, देखिए समझते चले ना, डिसऑनर ऑफ बिल। क्या होता है हमारे पास? डिसऑनर ऑफ बिल, जब बिल का पेमेंट नहीं होता। लेकिन उससे पहले आप पढ़ सकते हैं डिस्काउंटेड, इंड्रोज, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये क्या है इन्हें भी समझ लीजिए। बिल जो हमारे पास राइटर है, जो मेकर है, मैंने कहा ना कि जरूरी नहीं है वो खुद अपने पास रखे, कोई और भी थर्ड पार्टी भी हो सकती है। तो इस ड्रॉयर के पास बहुत सारे ऑप्शन है, ड्रॉई के पास नहीं है। ड्रॉई को तो पेमेंट ही करना है, ड्रॉई के पास नो ऑप्शन। तो इसके यहां कोई ज्यादा टेक्निकल ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ड्रॉयर के बाद पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये है कि भाई आपको 3 मंथ का समय दिया, तो आफ्टर 3 मंथ आप इसका पेमेंट कीजिए, पेमेंट ले लीजिए, भाई ये पेमेंट करेगा और आप पैसे ले लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस ड्रॉयर को पैसे की जरूरत है, आज ही तुरंत पैसे चाहिए, भाई बिजनेस कर रहे हैं आप लोग, तो बिजनेस में तो लिक्विडिटी से ही काम चलेगा, तो हम पैसे तुरंत भी ले सकते हैं और वो पैसे हमें बैंक देगा, यानी बैंक में हम इस बिल को देंगे और बैंक हमारी गुडविल पर उस बिल को कैश करा देगा। डिस्काउंटेड ऑफ द बिल जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर, डिस्काउंटेड ऑफ द बिल, यानी कि इस पैसे को हम आज ही ले लेंगे, लेकिन बैंक पूरे पैसे नहीं देगा, कुछ डिस्काउंट काट लेगा। क्या कर लेगा? डिस्काउंट। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्काउंटेड ऑफ बिल। डिस्काउंटेड ऑफ बिल मतलब बैंक से उस बीआर का पैसा ले लेना। एक होता है इंड्रोजमेंट। अब मैं गुड्स बेच रहा हूं, जनरली सब समझिए, आप गुड्स बेचते हैं तो खरीदते भी हैं, जैसे आप बेच रहे हैं उधार, खरीद भी रहे हैं उधार। अब जैसे आपने बिल लिखा, अब सामने वाली पार्टी भी मांग रही है आपसे, तो आप इसको यहां भी यूज कर सकते हैं। इस बीआर को आप अपने सप्लायर को इंड्रोज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलने हैं, आप ले लेना, ये लो बिल। तो बिल क्या हो गया? इंड्रोज। इंड्रोजमेंट ऑफ बिल मींस व्हेनेवर द बिल इंड्रोज टू द थर्ड पार्टी, किसी तीसरी पार्टी को दे दिया। अब मेरे पास नहीं है, अब ये बिल ड्रॉयर के पास नहीं है, किसके पास पहुंच गया? अब ये पहुंच गया थर्ड पार्टी इंड्रोजमेंट, जिसको हमने बिल का कर दिया है। ओके हो गया। एक और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, यानी इसके बाद कितने ऑप्शन हो गए? बिल का पैसा खुद ले, जब मैच्योरिटी का टाइम पूरा हो जाए बिल दे, पैसे ले ले। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? बिल को बैंक से कैश करा ले। तीसरा, किसी थर्ड पार्टी को इंड्रोज कर दे। और एक होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी कि अब हमारे पास तो भाई बिजनेस है, तो एक बिल थोड़ी है, बहुत सारे बिल हैं। तो हम ये क्या करते हैं, बैंक हमें एक फैसिलिटी और भी देता है कि हम बैंक में उन बिलों को डालते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, भाई आप रख लीजिए, और जैसे ही पेमेंट का टाइम आए, आप जाकर ड्रॉई के पास जाइए, इस पैसे को कलेक्ट कीजिए और हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। अभी नहीं, अभी जमा नहीं होंगे, ध्यान से रखना। ये जो पैसा है ये अभी डिपॉजिट नहीं हो रहा मेरे अकाउंट में, अगर अभी डिपॉजिट होता तो वो डिस्काउंटेड ऑफ बिल होता। ये पैसा मैच्योरिटी के बाद ही डिपॉजिट होगा, लेकिन इसको कलेक्शन का काम बैंक करेगा, क्योंकि बैंक के पास तो कस्टमर है, वहां डायरेक्ट पेमेंट करके डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा और पैसा कलेक्ट हो जाएगा, और हमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिजनेस में बार बार जाना आना, कुछ हमारा काम खत्म, क्योंकि बैंक ही उस काम को सबके लिए कर देगा। तो इसे कहते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन, यानी कि बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया और मैच्योरिटी के समय ये जाकर अपने आप अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? हमारे पास ये पॉइंट सारे क्लियर कर दिए। पॉइंट चल रहा था डिसऑनर ऑफ बिल। अब ऑप्शन तो बहुत सारे थे, आप अपने पास रखिए, पेमेंट ले लीजिए 3 महीने बाद, डिस्काउंट करा लीजिए, बैंक ले लेगा 3 महीने बाद, इंड्रोज कर दीजिए, थर्ड पार्टी ले लेगी अपने आप, बैंक को कलेक्शन के लिए भेज दिया, पैसा कलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो हमारा ड्रॉई है, पेमेंट के टाइम पर पैसा ना हो उसके पास, बहुत चांसेस होते हैं, बहुत सारी समस्या है, बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क है भाई लाइफ में, तो नहीं हुआ पैसा तो क्या करेंगे आप? तो पैसे में तो हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल यानी कि ड्रॉई अभी पेमेंट करने से मना कर रहा है, अभी
वो ये नहीं कह रहा दूंगा ही नहीं, अभी पेमेंट करने से मना कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। और यदि बिल डिसऑनर होता है, बिल डिसऑनर होता है, तो जो ड्रॉयर है इसकी सेफ्टी के लिए, किसकी, बिल की सेफ्टी के लिए, भाई उन्होंने तो मना कर दिया अभी नहीं है पैसा, बाद दे दूंगा, और चुपचाप घर में बैठ जाए, तो कुछ समय बाद डेट निकल जाएगी और फिर वो उसका पेमेंट लेने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो जैसे ही उसने पेमेंट नहीं किया, हम तुरंत पहुंच गए उस बिल को क्या कराने, नोटिंग कराने, नोटिंग ऑफ बिल। समझ रहे आप क्या लिखवाया मैंने, ये नोटिंग ऑफ बिल, बिल को नोटिंग करा दिया पब्लिक नोटेरी में। पब्लिक नोटेरी में वहां जाकर ऑफिसर बैठता है, वहां से हम इसको नोटिंग करा देंगे कि इसका पेमेंट नहीं हो रहा, जिसके लिए कुछ चार्जेस लेते हैं, नोटिंग चार्जेस होता है। इसलिए नोटिंग ऑफ बिल यानी बिल को नोटिंग कराया पब्लिक नोटेरी में, और पब्लिक नोटेरी में बिल को नोटिंग कराने की जो फीस है उसे हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस भी आप समझ लीजिए क्योंकि इस्तेमाल का पॉइंट है। तो नोटिंग ऑफ बिल, जब बिल को पब्लिक नोटेरी में नोटिंग करा लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड नोटिंग ऑफ बिल। तो ये हमारे पॉइंट सारे कंप्लीट हो गए हैं, ड्यू डेट, मैच्योरिटी डेट, नोटिंग ऑफ बिल, एकोमोडेशन बिल भी मैंने आपको पहले समझा दिया। अब हमारे पास आता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। जो डिसऑनर था वहां तो मना किया उसने पेमेंट करने से, ड्रॉई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन अब ध्यान दे रहे हैं मैं क्या कह रहा है, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब ड्रॉई कह रहा है कि आप पैसे को पहले ही ले लीजिए, आप 3 महीने का वेट मत कीजिए, मेरे पास पैसे आ गए आप ले लीजिए पैसा। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, यानी कि अपनी टाइम से पहले ही, जो उसका टाइम है 3 मंथ, तो 3 मंथ के टाइम से पहले ही जब बिल का पेमेंट हो जाए तो हम उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। और ऐसी सिचुएशन में ड्रॉयर भाई ड्रॉयर अगर जल्दी पैसे लेता है तो डिस्काउंट, बैंक से लेता तो डिस्काउंट होता, तो इसे हम कहते हैं रिबेट। जनरली एक वर्ड यूज होता है रिबेट, रिबेट वर्ड यूज होता है, तो रिबेट यहां यूज होता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल में जो डिस्काउंट होता है उसे हम रिबेट कहते हैं। जो ड्रॉई के लिए बेनिफिट, ड्रॉयर के लिए लॉस, वैसे लॉस थोड़ी है भाई, हमें जल्दी पैसा भी तो मिल रहा है, हम उसे यूज करेंगे, पैसा कमाएंगे। और एक होता है रिन्यूअल ऑफ बिल, यानी कि जब बिल डिसऑनर हो गया, जब बिल डिसऑनर हो गया तो उसके बाद फिर हम उस बिल का दोबारा से रिन्यूअल करा सकते हैं। भाई पैसे चाहिए मुझे, अब वो कह रहा है पैसे है ही नहीं, ये बात चल रही थी ना, पैसे नहीं है इसीलिए तो डिसऑनर कराया है। भाई डिसऑनर क्यों हुआ, क्योंकि ड्रॉई के पास पैसे नहीं थे, ड्रॉई कह रहा भाई अभी तो पैसे हैं नहीं, 2-3 महीने बाद दे पाऊंगा। तो फिर क्या होगा, दोबारा से वही प्रोसेस जो हम स्टार्ट कर रहे थे, ध्यान देना कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, वही सिस्टम दोबारा से स्टार्ट होगा और एक नया बिल जिसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल स्टार्ट हो जाएगा। यानी पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम कुछ इन टर्म्स को पढ़ेंगे, अगर ये टर्म्स हमें क्लियर हो जाती हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम पूरी तरह से पढ़ पाते हैं। तो ये तो था हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल, इसमें एक चीज और होती है प्रोमिसरी नोट, वो भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, बस उसमें तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा जो डिफरेंस है, ये ड्रॉयर है, ये मेकर है बिल का। कौन है ये, सेलर है, और ये मेकर है। मेकर ऑफ बिल, राइटर ऑफ बिल, भाई राइटर है, लिखने वाला है, बनाने वाला है, सेलर है, सो कॉल द ड्रॉयर। ड्रॉई जो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन बिल जो प्रोमिसरी नोट है, क्या है, प्रोमिसरी नोट। जैसे हमने भी पढ़ा था अनकंडीशनल, वैसे ही प्रोमिसरी नोट भी अनकंडीशनल प्रॉमिस है, प्रॉमिस टू पे। यहां तो ऑर्डर कर रहे थे पे करने के लिए, यहां हम प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी कि ये मेकर है। ड्रॉयर मेकर नहीं है, किस सिचुएशन में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो यही मेकर है, यही सेलर है, यही ड्रॉयर है। लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस कर रहा है राइट में कि मैं आपको ये स्पेसिफाइड पीरियड के बाद ये स्पेसिफाइड अमाउंट पे कर दूंगा, प्रॉमिस टू पे। तो कौन प्रॉमिस कर रहा है, ड्रॉई। तो प्रोमिसरी नोट में जो ड्रॉई है, जो परचेजर है, वो मेकर है प्रोमिसरी नोट का, बस ये डिफरेंस है। बाकी कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस नहीं है, पूरे सिस्टम में
जो नाम यूज हो रहे हैं वही नाम यूज होंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम पूरी तरह से समझेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इन सभी चीजों के लिए पूरी जर्नल एंट्रीज लेकर आएंगे, सो दैट कि आपको ये पूरा चैप्टर बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। तो आप बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।